हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक्शोकंद, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में यानी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे यूपीसी नेट को तो टारगेट करते हुए चल ही रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी के जो ये चुनिंदा महीने आने वाले हैं आपके, लाइक मई से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का दौर, और ये चलेगा आपका सितंबर तक अगर आप डिफरेंट स्टेट्स को टारगेट करते हुए चल रहे हो। मान के चलिए आने वाला कुछ समय आप लोगों के लिए पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है। अगर इस दौर में या इस फेज में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप लोगों का ये जो ड्रीम है एक बहुत ही बेहतरीन से कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, वो साकार हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप लोग थोड़ा सा भी चूक गए तो आपका सपना आपसे बहुत दूर जा सकता है। तो किस तरीके से आखिरी के इन 4-5 महीनों में हम तैयारी कर सकते हैं। अभी जो हमारे अंदर ये जो एक लेड बैक बिहेवियर आ गया है, जो हमें लगने लगा है कि हाँ यार, जो बच्चे शुरुआत से मेहनत करते हुए आ रहे हैं उनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा भी चल रहा होगा कि बहुत पढ़ लिया है ना और पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है उससे आपको कैसे डील करना है, उस स्टेज को कैसे क्रॉस करके आगे जाना है, सो दैट आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो लास्ट तक सुनिएगा। यहां पर आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कब आप लोगों का एप्लीकेशन लगभग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि मैम पेपर कब होगा और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो अगर रफली एस्टिमेशन में आप लोगों को दूं तो इसमें क्या होता है ना कि मार्च के एंड तक आपके पास, मार्च एंड हम लेकर के चलते हैं, मार्च का सेकेंड वीक भी आ सकता है बच्चों। देखो मार्च का सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीक आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, उसके अराउंड आपका जो है फॉर्म जो है वो आउट हो जाता है। लास्ट ईयर का जो भी पैटर्न रहा है उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एंड डेट कब रहेगी, आपको पूरा का पूरा अप्रैल एंड तक का यहाँ पर समय मिलेगा। आप आराम से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखेंगे अपने साथ तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप जितने जल्दी फॉर्म आएगा, देखो आप सब जानते हैं बहुत सारा क्राउड यहाँ पर फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म आप टाइम से फिल कीजिएगा। एग्जाम अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, एग्जाम आपका 21 मई को हुआ था, ये आपका पेपर यूपीसी नेट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस बार भी आपको अराउंड उसी टाइम के लगभग आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। देखो एग्जैक्टली सेम एग्जाम डेट नहीं हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विद इन 2 वीक्स यानी कि मई एंड तक, जून स्टार्टिंग तक आप बच्चों का रिजल्ट भी आ गया था। तो 2 वीक्स आफ्टर दिस डेट ना, 2 वीक्स के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर आपके पास, 2-3 हफ्तों के अंदर ये आपके पास रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सोच रहे हैं कि मैम मार्च जब फॉर्म निकल जाएगा उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को कुछ खास समय मिलेगा नहीं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बकल अप हो जाओ, थोड़ा सा बूस्ट अप कर लो उसको। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज की, कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो बच्चों आप सब जानते हैं एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है, आपका सीबीटी मोड में पेपर रहेगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, आपको हर एक 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं सब में आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है। तो अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको भी, उसके लिए भी वहाँ पर क्वेश्चन उसको हिंदी में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर जो आप लोगों के लिए है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक माइनस पॉइंट होता ही है, ऑब्वियसली बात। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करके आओगे तो आपके नंबर चले जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आखिरी के 4 महीने यहाँ पर आपके पास बच गए हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, देखना जरा मेरे साथ ही एनालिसिस करना आप लोग भी, और मुझे साथ में कमेंट करके ये भी बताना कि तैयारी कैसी चल रही है भाई, कितना कुछ पढ़ लिया है। बहुत सारे बच्चे तो अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। खैर, तो थोड़ा थोड़ा हम हिसाब लगाते हैं। देखो अभी अपने पास क्या है, फेब में आ गए हम, फेब ऐसे ही हवा हो जाएगा। देन आपके पास बच्चा मार्च है, देन आपके पास अप्रैल और मई के, अगर मैं लास्ट वीक में बोल देती हूं कि आपके पास ये एग्जाम होने वाला है, तो मई का एक जो
आखिरी महीना जो आपका मोस्टली किस में जाएगा, ये वाला महीना। अगर कोई भी बच्चा कंसीडर भी करके चल रहा है ना, वो गलत सोच रहा है, ठीक है। ये आपका प्योरली बच्चा किस में चला जाने वाला है, ये तो आपका रिवीजन में ही जाएगा। अगर तुम वहां पर उस आखिरी महीने के लिए कुछ छोड़ के चल रहे हो, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी से अपने जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको पढ़ लीजिए। तो लास्ट 4 महीने भी ना काउंट करके हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास ये है मेजर 3 मंथ्स। और अभी जो बच्चों को जो मेजर समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये सब कुछ है, लेड बैक बिहेवियर। सबसे पहले तो सबको ऐसा लग रहा है कि मैम देखो हम ना काफी समय से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है, बहुत सारा ऐसा बच्चा जिसने साल की शुरुआत में ही, जून में ही बहुत सारे बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो है मैम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जो भी बच्चा जून से पढ़ रहा है ऑब्वियसली उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब पढ़ पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ठीक है, तैयारी सही चल रही है और मैंने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली है। तो लास्ट में आते आते थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हाँ अभी नहीं हो रहा उतना इन्वेस्ट जितना शुरुआत में वो जो जील के साथ इन्वेस्ट कर पा रहे थे, वो जो ट्रिगर हुआ था ना उस पॉइंट पर कि नहीं हुआ यार अगली बार सिलेक्शन लेकर आएंगे, वो थोड़ा सा इमोशन ठंडा पड़ गया। बाकी उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत ईजी आएगा। मैम एक भी क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा हाई लेवल का करवा दो, तुम्हें लगता है ये क्या है मैम, ऐसा पेपर नहीं आता हमारा। आप लोगों के दिमाग में वो जो चीज बैठ गई है कि एग्जाम बहुत इजी आने वाला है, उसकी वजह से भी तुम्हें ऐसा लगता है कर लेंगे यार। तो वो जो कर लेंगे वाली फीलिंग होती है ना, उसकी वजह से हमेशा बाद में जाके आपको डिफिकल्टी फेस करने मिलती ही है। क्यों मिलती है भाई? क्योंकि तुमने अच्छे से, अभी तो तुम जिस थॉट प्रोसेस में जी रहे हो कि दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी इजी, तो अगर हम लास्ट में 1 लाइनर्स भी रीड करके जाएंगे तो भी हो जाएगा, या ऊपर ऊपर से भी पढ़ा हुआ होगा, ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तब भी ये हो जाएगा, है ना। बट एक चीज जो यहां पर आप लोग ओवरलुक कर देते हैं, जिसको आप कंसीडर ही नहीं करते, यहां पर बहुत अच्छा क्राउड पेपर देता है। जो आप लोगों को लगता है कि इजी एग्जाम आएगा, उस इजी एग्जाम में से वो अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है, मैं मान के चलती हूँ 99% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाकर के ओबीसी वाले बच्चों को, जनरल वाले बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 90+ वाले बच्चों को भी नहीं मिला था लास्ट टाइम, ठीक है। और एक्यूरेसी कैसे अच्छी होगी बच्चा? एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को पढ़ना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट तक पढ़ना पड़ेगा। तब तक पढ़िए जब तक वो दिन नहीं आ जाता कि अब मैं जाकर के पेपर में बैठ गया, पेपर दे के आ गया। भले से फिर किताबें बंद करो, साइड रखो, फिर क्या करना है, समझ रहे हो? अच्छा, और बच्चों को क्या लगता है कि मैम बेसिक लेवल का 11th और 12th का ही तो सिलेबस है, कौन सा हाई लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा? तो ये जो सारे के सारे थॉट्स आपके दिमाग में बैकएंड पे चलते रहते हैं, एग्जाम इजी आने वाला है ना, सब बोलते हैं कि थ्योरी बेस्ड पेपर आएगा, बेसिक 11th 12th का आएगा। मैं जिन्होंने 11वीं 12वीं कर लिया उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है ये तो हो जाएगा, डूएबल चीज है ना। और बाकी जो इनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। आलस, थॉट प्रोसेस, जो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं दिमाग में, पेपर आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। यही सारी समस्याएं अभी लास्ट मोमेंट में सबको फील हो रही होंगी, ठीक है। अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं और इन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर तुमको इस लूप से निकलना है, एक चीज मैं क्लियरली आपको बोल देती हूँ, 4-5 फिजिक्स की क्वेश्चन ऐसे उठा लो जो तुमको ऐसा झटका दे जिससे तुमको लगे कि नहीं मुझे नहीं आता, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, वापस हम उसी लेवल पर आ जाएंगे, वही चीज हिट करेगी, वही इमोशंस फिर से हिट करेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना, और अभी भी मेहनत की जरूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी मैं देखो, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में तो क्या ही बोलूं, मैं तो सिर्फ आपको फिजिक्स के बारे में बोलना चाहूंगी कि अगर मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए फिजिक्स के ऐसे जो आपसे नहीं हुए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही हिल जाएगा, फिर तुम डिमोटिवेट। मैं नहीं चाहती कि आप लोग डिमोटिवेट हो, मैं चाहती हूं कि उस चीज से आप लोग ये सीख लें कि हम मैम आगे चलेंगे, और कल से ही, कल से क्यों, अभी इसी मोमेंट से हम पढ़ना शुरू करेंगे और मेहनत करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की भी मैं बात करती हूँ, एक एक करके बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। अब क्या, किन किन चीजों पे फोकस करना है आखिरी के 3 महीने? देखो, सबसे पहला फोकस तो सब लोगों के लिए ऑल 5 सब्जेक्ट्स में मैं यही बोलूंगी, पहला टारगेट आपका होना चाहिए दैट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस।
सिलेबस जिस जिस बच्चे का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस को कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके। सिलेबस कंप्लीट, देखो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स इज डन, ऑलमोस्ट डन, सिर्फ एक चैप्टर बचा है। अगर किसी टॉपिक में डाउट आता है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उन रिकॉर्डिंग को देखिए। आपको यूट्यूब पर आपको क्लासेस में मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। रामबाण बैच तो आपका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आपसे जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं आपको, बी थ्योरी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना अपना पहला टारगेट रखना है। इस महीने में लोग बोलते हैं फरवरी आता है और गायब हो जाता है, तो इस फरवरी का इतना बेस्ट यूज करके दिखाने की मैम सिलेबस खत्म, सारी चीजों का सिलेबस खत्म, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए खासकर ये बात हो जाए क्योंकि उन्होंने 11th 12th ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो नया बच्चा है वो तो चलो कोई बात नहीं, वो टीचर के साथ चल सकता है। अब सिलेबस खत्म हो गया, अब उसके बाद अब आप जब सेकेंड टाइम चीजों को पढ़ने जाएंगे तो उस पे आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। फिजिक्स का ना आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। पेपर हमेशा कंसेप्ट से निकल के आता है। कंसेप्ट में बच्चे बोलेंगे कि मैम थ्योरी भी तो आती है। बच्चा, कंसेप्ट इज थ्योरी। फिजिक्स का जो थ्योरी होता है दैट इज कंसेप्ट, वो कंसेप्ट ही होता है आपके पास। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज पर भी फोकस करने की जरूरत है। एक बार आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला डन हो गया तो आपका ना ये न्यूमेरिकल कभी नहीं अटकेगा, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स करके आओगे। और मैं अगर क्लास में रिस्पांस बताऊं, आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस है। किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कर पा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, बट इस चीज को और थोड़ा सा गेम अप अपना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो तब होगा जब मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्स्ट्रा भी मेहनत करेंगे, है ना। जितने भी बुक्स हैं आपके पास उन सबका यूज कीजिए, वहां से आप न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी का कुछ भी मत छोड़ो, एनसीईआरटी सारे रट डालो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बहुत बार दिखा दिया कि कहां से मिलेगी। फ्री ऑफ कंटेंट आपका अवेलेबल है एनसीईआरटी का, आप पढ़ो, किताबें हैं तुम्हारे पास उनको पढ़ो। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, एक तो रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, और आपका फिजिकल की बात करो, एक आध क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, बेसिक लेवल का, मोल कंसेप्ट का, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वहां से रिएक्शन के बेसिस पर भी आपके पास एनर्जी वगैरह निकालने के लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं रिएक्शंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजी आप सब जानते हैं, बायो आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, तो आप सब जानते हैं कि थ्योरी बेस्ड पेपर आएगा। और हमेशा जैसे हम सब ने आपको बताया कि इसके लिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए। अगर आप इसको लाइन टू लाइन रीड करोगे तो आपका बायो का नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, बायो में आपको फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे। बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तुम 24 में से 24 ला सकते हो, लेकिन तुमको अपनी स्पीड पर और अपनी एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। दोनों पर काम कर लिया तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अब जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चे जो सबसे ज्यादा 2 सब्जेक्ट से डर रहे हैं, वो है इंग्लिश और वो है एक है नर्सिंग एप्टीट्यूड। बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके पास ना बेसिक नर्सिंग नॉलेज पूछी जाती है। अब आप आगे चल के बीएससी नर्सिंग करने वाले हो तो वही आपसे पूछा जाएगा, बेसिक जो आपके पास नर्सिंग नॉलेज होती है वही आपसे पूछी जाएगी। तो आपके पास बेसिक नॉलेज अगर है, अब उसके लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, या मैम ऐसे थोड़ी आ जाएगी अपने आप, नहीं आएगी, तुमको किताबों से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वही पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और इंग्लिश का भी 11th एंड 12th लेवल तक की ही आपकी ग्रामर वगैरह होगी, आर्टिकल्स हैं, मोडाल्स हैं, टेंसेस हैं, प्रपोजिशन हैं, यही सब कुछ, एरर वगैरह, यही सब कुछ, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यही सब कुछ पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अब इनकी तैयारी कहाँ से करें? इनकी तैयारी के लिए देखो, अगर आप चैनल ओपन अप कर ही रखा है आप लोगों ने, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अदर देन दैट आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा या आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आप जाएंगे, इन दोनों की आपको रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। और रही बात आपके पास किस चीज की भाई, थ्योरी की, थ्योरी के लिए भी आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बैचेस के अंदर। आप उनको देखो, यहां पर आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। यहां पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो है नहीं कि भाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर आए, कोई डंडा लेके बैठेगा कि हाँ पढ़ो। तो यहाँ पर आप खुद का डिसिप्लिन बनाओ कि रोज अगर मुझे 2 घंटा नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर रोज मुझे 2 घंटा इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत अच्छे से 120 में से 120 भी ला सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चों ने स्कोर किया है। ऐसी चीज नहीं है कि मैम
पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, फुल बाय फुल थोड़ी आते हैं। कब आते हैं? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो थोड़ा सा तुम्हारे पास ना एक लिबर्टी होती है कि मैम हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से अगर मुझे 50-50 का भी डाउट लग रहा है तो वी कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, बट अगर नेगेटिव मार्किंग है वो तुम्हारा नंबर लेके जा सकता है। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए और अभी से अपना लेड बैक होने का टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। अपने एंड से पूरा एफर्ट डालिए आप लोगों के पास ज्यादा समय है नहीं, लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन लेकर के रहना है। अगर आप मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत आपको आपके टीचर्स करवा रहे हैं उतनी ही अगर आप मेहनत करेंगे, आपको डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगा। अब जिस रामबाण बैच की या जिन बैचेस की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, उन बैचेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाउ टू एनरोल, देखो सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो आप सीधा नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग महापैक में एनरोल करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चा, उससे आपको बहुत ही इजीली सारी की सारी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस सब कुछ आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 24/7 अपने ब्राउजर में सर्च करना है, फिर आपके पास एक इंटरफेस खुल के आएगा, वहां से मैंने ऑल कोर्सेज पर टैप किया है। अगर आप सबसे लास्ट में सेकंड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नर्सिंग दिखाई देगा। इस नर्सिंग में बच्चा अपने को कहाँ पर चलना है, पहले तो आप नर्सिंग महापैक की बात कर लेते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स आपका नर्सिंग एंट्रेंस महापैक, आप इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें एनरोल करोगे, आपको किसी और बैच में सेपरेटली एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, वो मैं डिस्काउंट कोड आपको अभी बता देती हूँ। हाँ जी, तो ये रहा आपका डिस्काउंट कोड YT43, ये मेरा डिस्काउंट कोड है, आप इसको अप्लाई कीजिए तो आपको जो है बैच सिर्फ और सिर्फ 1103 रुपए का ये पड़ रहा है। तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी आपके थ्योरी बैचेस चल रहे हैं, MCQ बैचेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे इसी में आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जाओ और फटाफट अपनी तैयारी शुरू करो। अभी देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अभी मैम हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है तो हम पढ़ेंगे अभी 2 घंटा, फिर उसके बाद हम फिर भूल जाएंगे, नहीं, अभी मेहनत करने का समय है। जो तुम एग्जाम के बाद जो थॉट आता है ना, उसके बारे में सोचो। जो ड्रॉपर्स एटलीस्ट वो तो सोच ही सकते हैं, और जो भी बच्चा ऐसा सोच के चल रहा है कि मैम अभी मैं एग्जाम, वो फीलिंग लेकर आया, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर हो गया कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, पेरेंट्स को जब जा करके रिजल्ट बताओगे, एक तो तरीका ये होगा कि मम्मी या पापा मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ये भी होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, उनको क्या महसूस होगा उस टाइम पे, उस फीलिंग के बारे में सोचा करो। तुम्हें कभी भी ना डिमोटिवेशन नहीं आएगा, तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि अरे मैम हमारा मन नहीं कर रहा, आलस नहीं आएगा या पढ़ने का मन नहीं करेगा, हमेशा पढ़ने का मन करेगा। तो जाइए फटाफट अपनी तैयारी को और लेवल अप कर लीजिए। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।